बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात हाज़रा के एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट ताहिर शेख एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी दुनिया में हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तमाम ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स के बावजूद एक अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। नाजरीन, दुनिया भर में कहीं भी सियासत जब की जाती है तो उसका मकसद जो होता है या किताबी मकसद हम कहें ये होना चाहिए कि एक आम आदमी को उससे कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, एक आम आदमी की कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है। जो हमारे अवाम हैं उनमें से बेशतर लोग इन सियासी और इकॉनमी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन पर बिल्कुल भी उबूर नहीं रखते। उन्हें इस बात से बिल्कुल गर्ज नहीं है कि किसी भी मुल्क की माशी हालत या उसके इंडेक्स या उसके जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज होती है कि जब वो घर से बाहर पैसा कमाने के लिए निकल रहे हैं, अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए निकल रहे हैं, तो उसमें उनको कितनी कामयाबी हासिल हो रही है और जो हुकूमत वक्त है वो उसमें उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रही है, कितने मौके पैदा कर रही है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मईशत के ऊपर दारोमदार होता है उनका, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने अपने न्यूज़ एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को दावत दी है कि वो पाकिस्तान में जो एक अमूमी हालात हैं मईशत के हवाले से एक बिल्कुल एक लेमैन्स टर्म में उसको एक्सप्लेन करेंगे, हमें बताएंगे कि एक मईशत का एक आम आदमी के ऊपर किस तरह से मईशत असरअंदाज होती है और मईशत का अच्छा होना आवाम के लिए कितना मानी रखता है। तो हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं सैयद सलमान शाह को। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू ताहिर। सलमान, बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारे आंकड़े पेश किए जाते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स दिखाए जाते हैं, जीडीपी के ऊपर बात होती है और दूसरी चीज़ें टर्म्स के ऊपर बात होती है। आम आदमी की समझ में भाई कुछ नहीं आता। ये बात आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। एक आम मजदूर जो कि घर से अपनी रोज़ी कमाने के लिए निकल रहा है, वो बेचारा सिर्फ यही कोशिश करता है कि जब मैं दिन को काम करने के बाद शाम को वापस लौटूं तो मेरे पास हाथ में इतने वसाइल हों कि मैं अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट भर सकूं। मेरे ख्याल से आप भी इस बात से एग्री करेंगे। तो मेरा बस आपसे सवाल ये है कि कैसे एक आम आदमी की हालत बेहतर हो पाकिस्तान में? क्यों पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर हमेशा इस बात की जाती है कि इनकी जो इकॉनमी है वो दीगर कंट्रीज़ के हवाले से जो है वो बेहतर नहीं है, ख़राब है, और हम कर्जे में डूबे हुए मुल्क हैं, और इसका एक आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, बेसिकली बात यह है कि आम आदमी को जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इकोनॉमिक्स में यानी मेशत में जब हम समझने निकलते हैं दो चीज़ें, एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इफेक्ट होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं जीडीपी की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जिसे महंगाई कहते हैं रुपये आम में, तो उसका असर जो है बेसिकली ट्रिकल डाउन जो है वो आम आदमी को, जिसे माइक्रो लेवल पे अगर बोलते हैं कि यार ये हो रहा है और ये हो रहा है। अब इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जैसे कंट्री, जैसे इकोनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग। जी बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि वाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, व्हाट डज दैट मीन? एक नॉर्मल आदमी को ये बात किस तरह समझाई जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे? आप देखें, उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ फीचर्स हैं वो आपको देखने होंगे। सबसे पहले तो आप ये बात देखें कि जो जीडीपी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, भी आपको समझना पड़ेगी। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जीडीपी किसी भी कंट्री की ये चीज़ होती है कि वो कंट्री एक ख़ास टेन्योर में, यानी लेट्स से एक साल में, मार्केट वैल्यू से अगर उसकी कैलकुलेट किया जाए तो एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री ने प्रोड्यूस की एक साल के दौरान। और मार्केट वैल्यू की हम जब बात करते हैं तो हम डॉलर में ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर सकें फिर दुनिया की दूसरे ममालिक से। ठीक है। तो एक साल के दौरान कितनी गुड्स एंड सर्विसेज वो कंट्री बनाता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी ले लेते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज की जीडीपी से। ठीक है। जैसे पाकिस्तान के केस में बात करें तो नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में तकरीबन 300 बिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी होती है। ठीक है। अच्छा, इसी जीडीपी को हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन पे मुल्क की, तो हमें मिल जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी फी का आमदनी, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं उर्दू में। तो
फीकस आमदनी निकल जाती है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप देखें तो फीकस आमदनी हमारे यहाँ पाकिस्तान में है $1400 से लेके $1800 तक। अगर आप मूवी ये देखें, आप पर ईयर बात कर रहे हैं? पर ईयर बात कर रहा हूँ ठीक है, मैं, सारे एनुअल फिगर्स बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक तो है, सही। पर ईयर अगर आपकी जो फीकस आमदनी ये होगी $1400 या $1800, तो आप खुद बताएं कि उसकी क्या परचेजिंग पावर होगी, क्या क़ुव्वत खरीद होगी, वो क्या खरीदेगा और क्या बचाएगा। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जाहिर क्योंकि सेविंग्स नहीं होती लोगों के पास, क्योंकि हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं, सेविंग्स नहीं होती, तो सेविंग नहीं होती तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस ठीक है, तरीके से बैंक्स के पास जो है वो कैश अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जब आप सेविंग करेंगे बैंक्स में तो उनके पास कैश अवेलेबल होगा आगे लैंड करने के लिए। तो जब आप सेविंग ही नहीं करेंगे तो फिर उनके पास लैंड करने के लिए पैसा नहीं होगा। तो ये ठीक है, एक विशियस सर्कल जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, एक मनुष्य चक्कर चल पड़ता है और ये फिर डाउनवर्ड स्पाइरल है, ये घूमता रहता है और क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो फिर उसी एक चक्कर में रह जाती है और निकल नहीं पाती। अच्छा, अब कैसे निकालना है इसको, ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको ज़रा सी इसमें रोशनी डाल देता हूँ। वो होता ये है कि आपको कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है इकोनॉमी में। जैसे कि आपने बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ को देखा, आप चाइना को देखें, 1950s में वो आज़ाद हुआ और वो उनकी भी मईशत की हालत बुरी थी, लेकिन जो जनरल माओ थे उन्होंने फिर जो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए, उसके बाद जो चीज़ें हुई तो फिर आज आपको देखें चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे जीडीपी के हवाले से अगर आप देखें तो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर चाइना की जीडीपी है, यानी ठीक वो है, बिल्कुल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। तो ये एक प्रिसाइजली एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि आम आदमी पे इसका क्या पड़ता है, देखिए इसका डायरेक्ट असर आम आदमी पे पड़ेगा कैसे। अब फॉर एग्जांपल आप बात करें, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आम आदमी को हिट करती है वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। बिल्कुल अब सही है। महंगाई कैसे करती है मैं आपको बताऊँ। मैं इमरान खान गवर्नमेंट की आपको बता देता हूँ ठीक है, कि आप ज़रा हम मेरा फैक्ट्स सवाल एंड फिगर एक्चुअली से यही बात था करेंगे। वैसे आपसे। हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर से अगर बात करेंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। वो ठीक ये है, कि जब 2018 में उनकी गवर्नमेंट आई तो उस वक्त जो सीपीआई था, जो कि महंगाई को नापने का एक इंडेक्स होता है इकोनॉमिक्स का, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो था तकरीबन, उसको बताता था कि तकरीबन जो है वो इन्फ्लेशन है 5%। ठीक है, 5% का मतलब होता है पिछले साल के मुकाबले में 5% बढ़ी हुई है। अब जो है वो 2020 में वो तकरीबन 10 से 12 जो है वो फीसद हो चुका है। यानी जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए की मिलती थी वो इस साल 112 रुपए की मिलती है, आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ। सही है, ठीक है, तो इससे जाहिर सी बात है आम आदमी पे तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, उसके मुहर्रिकात क्या है, वो हुआ क्यों। अब आप देखिए उसमें दो चीज़ें, एक तो 2008 से लेके 2018 से लेके 2019 तक जो ग्लोबल रिसेशन रहा है, एक तो उसकी वजह वो है, और दूसरी वजह जो बहुत ऑब्वियस है और सबको पता है वो है कोविड-19। ठीक है, उसकी वजह से ये फिगर्स यहाँ तक चली है। सही दूसरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है करेंसी की डिवैल्यूएशन। पाकिस्तानी जो रुपये है वो डॉलर के अगेंस्ट जो डेप्रिशिएट हुआ है, वो आप ज़रा देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फैक्टर। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी ऑफिस में तो वो 2018 में उस वक्त जो डॉलर का रेट था, पैरिटी थी जो, वो थी 123 रुपए पर डॉलर, ठीक है, 123 रुपए का एक डॉलर। आज अगर आप एज ऑफ टुडे देखें तो 166 हो चुकी है, बिल्कुल, तकरीबन 35% डिवैल्यूशन हुई है करेंसी में। राइट, जब डीवैल्यू होती है करेंसी तो आपकी इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। ठीक ऐसी है, बात है, जब आपको एक चीज़ खरीदनी है तो ऑटोमेटिकली, अब आपको पहले आप उसके लिए 123 रुपए देते थे $1 के लिए, अब आप समझ गया मैं। 166 देते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, इमरान खान गवर्नमेंट के साथ ये क्यों आप बोल रहे हैं कि बड़ी मतलब हम जो कल पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि बड़ी जो है जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बड़ी आवाम दोस्त गवर्नमेंट आ जी, रही है, बिल्कुल, कि ये है। मतलब बड़े प्रोमिसेस थे, लोगों की उम्मीदें थीं, वो उनकी तरफ देख रहे थे, एक तब्दीली का नारा था और यकीनन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन थोड़ा-सा ठीक है, कोविड का अगर हम मार्जिन रखें भी, तो उसके बावजूद अभी भी यानी कोई ऐसी हमें अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आया। तो उसके ऊपर अगर उस हवाले से थोड़ा-सा डिस्कशन। देखिए ताहिर, ये आप करेंसी एक्सचेंज रेट की जब बात करेंगे ना, उसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से है। मैं ज़रा आपको बिल्कुल प्रेसाइजली जो है ना पिछले साल के यानी जो फिस्कल ईयर 2019 और 2020 की बात कर रहा हूँ, जो कि जुलाई टू जून चलता है, ठीक है, पाकिस्तान में कैलेंडर ईयर से नहीं चलता, फिस्कल ईयर हमारे ठीक है, यहाँ जुलाई टू जून चलता है। बिल्कुल सही, जिसे 2019 माली से साल भी कहा जाता 2020 है। माली साल भी कहते हैं, ठीक है, 2019 से 2020 तक का अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे अप्रोक्सीमेटली जो फिगर्स थे वो ये रहे हैं कि इंपोर्ट्स हमारी थी 42 बिलियन की, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स थी हमारी 22 बिलियन की। अब आप इसका डिफरेंस देखें, जिसको ट्रेड का डिफरेंस कहते हैं, डेफिसिट ऑफ ट्रेड, वो तकरीबन बनता है $20 बिलियन। अब
हुआ ये कि $20 बिलियन को कवर कर लिया इत्तेफाक से रेमिटेंसेस ने। तो अब पहली दफ़ा ये हुआ है डेकेड्स में कि करंट अकाउंट जो है पाकिस्तान का वो पॉजिटिव हो गया, यानी ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। मैं बताता हूँ आगे इसका इफेक्ट क्या होगा। तो पिछले महीने जुलाई और अगस्त में मिला के आपको 800 मिलियन का जो है वो पॉजिटिव जो है वो सरप्लस रहा है करंट अकाउंट में। यानी अगर आप इंपोर्ट एक जगह रखें और अपनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसीज एक जगह रखें तो रेमिटेंसीज और एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है इंपोर्ट से, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है और डेकेड्स के बाद हुआ है। अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बिल्कुल होगा आने वाले जो मंथ्स में। आप देखेंगे कि डॉलर का रेट मजीद स्टेबलाइज होगा। दूसरी बात, दुनिया करती क्या है डॉलर रेट को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी मिसाल आपको रशिया और चाइना से लेनी पड़ेगी। रिसेंटली उन्होंने किया एक नया ट्रेंड उन्होंने किया स्टार्ट, और उन्होंने क्या किया 2015 ऑनवर्ड्स उन्होंने डी डॉलराइजेशन शुरू किया। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना शुरू किया। ठीक है, आपको मालूम है अगर आपको दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो आपको डॉलर के रिजर्व्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और डॉलर की कांस्टेंट जो डिमांड है, इसी की वजह से इसका एक्सचेंज रेट हमेशा पाकिस्तान में हाई रहता है। ये आपको बात समझनी ठीक है। तो रशिया और चाइना का जो मॉडल है वो बड़ा जबरदस्त इफेक्टिव इसलिए था कि 2015 ऑनवर्ड उन्होंने किया ये कि डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया। अब उसमें पहला काम उन्होंने ये किया कि आपस में जो ट्रेड की वो लोकल करेंसी में शुरू कर दी। ठीक है, तो बीच में से डॉलर का इफेक्ट उन्होंने खत्म किया। तो अब मैं आपको डिमांड उसकी कम हो गई डॉलर की, बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि अब आपको देखें कम चाहिए डॉलर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किया क्या 2015 में जब रशिया और चाइना आपस में ट्रेड करते थे तो 90% जो है वो ट्रेड जो होती थी वो डॉलर में होती थी। अब जो 2020 में ये फिगर है वो गिरकर 51% तक आ गई है, यानी आज उन्होंने कम कर दिया है डॉलर पर डिपेंडेंस। और यही काम अब करने क्या जा रहा है ईरान ने जो मुआहदे किए हैं रशिया से और चाइना से बायलैटरल, वो सारे लोकल करेंसी में होने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि आपको पता है ईरान में सैंक्शंस उन पर लगाई हुई है तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब पाकिस्तान भी जो है उनको भी करना क्या होगा इस डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए कि उनको भी जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड करना पड़ेगा, खास तौर पे अपने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से, उसमें खास तौर पे चाइना, ठीक है, नंबर 1 है। और आपको जाहिर सी बात है यूरोप और अमेरिका तो करेंगे नहीं, तो उनको जो रीजनल कंट्रीज है कम से कम उनसे नेशनल करेंसीज में बायलैटरल ट्रेड करनी पड़ेगी। इससे बहुत हद तक प्रेशर कम हो जाएगा हमारे डॉलर रिजर्व्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो ये है, डिमांड जो है कांस्टेंट डिमांड है डॉलर की, वो ये है कि हमें डेट सर्विसिंग करनी होती है। हमने कर्जे लिए हुए IMF से, हमने वर्ल्ड बैंक से, हमें उसकी जब सूद की जब अदायगी करनी होती है हमें डॉलर चाहिए होता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो प्रिंसिपल अमाउंट है उन कर्जों का वो अदा करना पड़ेगा, ताकि उस पर सूद की अदायगी आहिस्ता से कम होती चली जाए। आपको इम्पोर्ट्स अपनी श्रिंक करनी पड़ेगी। इत्तेफाक से हुआ ये कि कोविड की वजह से अब की इस दफ़ा हुआ ये कि हमारी इम्पोर्ट इत्तेफाक से कम हो गई, क्योंकि वो कोविड की वजह से है ये फैक्ट। तो ये दोबारा से डेफिसिट हो जाएगा हमें करंट अकाउंट में अगर हमने मेजर्स नहीं लिए। लेकिन हमें ये मेजर्स किस तरह लेने हैं, नेशनल करेंसीज में। नंबर 1 नेशनल करेंसीज में हमें ट्रेड करना है। ठीक है। नंबर 2 जो हमें काम करना है डॉलर पर डिपेंडेंस इस तरह कम होगी कि हमें कर्जे लेना कम करने होंगे IMF और वर्ल्ड बैंक से, और इसके लिए इमरान खान गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। तो आप ये देखेंगे तो आपको लग रहा है, मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि आर दे ऑन अ राइट डायरेक्शन, आर दे डूइंग like taking the measures which are necessary to get the economy back on track? Do you agree with that? आप उससे एग्री करते हैं? मतलब I agree बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है, और डाउन द रोड जो होने जा रहा है कि आगे जाके इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें देखें इकोनॉमिक्स में मसला ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें ये बिल्कुल सही है। और यही बात हमारी, देखिए आवाम को, सॉरी मैं आपको इस वक्त आपकी बात काट रहा हूँ, हमारी जो नॉर्मल आवाम है, मुझ समेत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें नहीं समझ में आती। तो आपको मैंने बुलाया इसीलिए है, आपसे बात करने का मकसद ही ये है कि ये बिल्कुल जिस तरह एक KG क्लास के स्टूडेंट को चीज़ें समझाई जाती हैं कि उसको हुर्फ़ तहज्जी बताए जाते हैं, तो हमें भी इसी तरीके से सीखने की ज़रूरत है। जब हमें बेसिक्स पता होंगी तो यकीनन जो हमारे अंदर जो एक पैनिक का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा खुद ही खुद डाउन हो जाएगा। तो यही मकसद है आपको बस यहाँ पे बुलाने का। ज़्यादातर वजह यही है इसकी कि लोगों की जो है वो आशनाई नहीं है इन फिगर्स से, इन मामलात से, और वो प्रोग्रेशन नहीं बना सकते। लेकिन डाउन द रोड होने ये जा रहा है कि जब बाय द टाइम जब इनका टेन्योर खत्म होगा इमरान खान की गवर्नमेंट का, तो आपकी जो मईशत की हालत होगी वो कदर बेहतर सिचुएशन में होगी। और दूसरी बात ये है कि कांस्टेंट आपके जो कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है
और जो ये टूरिज्म का इफेक्ट आएगा उससे आपके डॉलर पे डिमांड भी कम होगी, और दूसरी बात ये होगी कि आपके इन्फ्लोज बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका डॉलर और स्टेबलाइज होगा। लेकिन आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे इस गवर्नमेंट को, क्योंकि ठीक है। बहुत डेस्परेट है। जब मैं अपने डी डॉलराइजेशन की बात की, इसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको मालूम ही है, जब आप डी डॉलराइज करेंगे तो आपका प्रेशर आएगा। लेकिन देखिए, इट्स हाई टाइम, आपको करना ही पड़ेगा आपकी मैशत के लिए, वरना आप कब तक ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने आप को थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रखेंगे। तो बिल्कुल ये ठीक है। आपको फिर, अगर आपको एक लीप फॉरवर्ड लेना है तो आपको कुछ मुश्किल डिसीजन लेने होंगे जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से है और उनका जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। ठीक है। सलमान का ट्विटर हैंडल भी है। मैं अपने तमाम जो नाज़रीन देखने वाले हैं, जो इनकी बातों को समझते हैं या समझना चाहते हैं, ज़रूर उस ट्विटर हैंडल को जो है वो बिल्कुल एक्सेस करें। वहाँ पर वो वक्तन फ़वक्तन इन सब टॉपिक्स के ऊपर इज़हार ख़याल करते रहते हैं। उनसे आप ज़रूर जुड़िए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो भी आप उनसे ज़रूर वहाँ पर कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है उनका ट्विटर हैंडल। तो सलमान, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। वक्त की कमी होती है हमेशा आपके साथ, दिल तो चाहता है कि हम बातें जो हैं वो करते चले जाएं, और ये ऐसा सिलसिला है कि ना रुकने वाला है। लेकिन आपको पता है कि आप हमारे प्रोग्राम का एक मुस्तकिल हिस्सा हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह हम आपको आगे आने वाले प्रोग्राम में फिर दावत देंगे, और आपसे इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ी किसी नई बात को जो है हम एक्सटेंड करेंगे और आगे लेके चलेंगे, और उस पर इंशाल्लाह ज़रूर हम आपका जो है वो इज़हार ख़याल नोट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह हमारे प्रोग्राम में जो है वो आप आते रहें, और अपने हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आप बताते रहें कि पाकिस्तान या जो मुल्क गैर मुल्की जो सूरत हाल है इस वक्त, वर्ल्ड की जो सूरत हाल है वो किस तरफ आगे जा रही है और किस तरह से जो है हमें उसको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच सलमान। थैंक यू। मैं ब्रेक पे जाने से पहले तमाम